मैं विजय कुमार पाठक, भूगोल शिक्षक डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह। आज आप लोगों के समक्ष आपके पुस्तक की भूगोल पुस्तक की अध्याय 3 की विवेचना करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग उस अध्याय का नाम जानेंगे जिसका नाम है भारत के जल संसाधन। बच्चों, हम लोग इस अध्याय में जानना चाहेंगे भारत के पास जल है तो कितना है और उसके कितने हिस्से का हम संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर पाते हैं। बच्चों, पिछले कई वर्गों में हम लोगों ने जल की महत्व और उसकी संरक्षण के उपायों के बारे में चर्चा करी है। यहाँ हम लोग फिर से उन बातों को जल को संसाधन कैसे बनाया जाए इस पर चर्चा करेंगे। एक बार जैसा कि आप लोगों ने अध्याय 1 में पढ़ा है, किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम चीज का मानव जब अपने जरूरतों की पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब वह संसाधन कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार समुद्र में अथाह जल हैं, वो तब तक संसाधन नहीं बन सकते जब तक कि उनको हम अपने प्रयोग में नहीं लाते हैं। अतः यहाँ आज हम भारत के जल संसाधन की प्रस्तावना के रूप में इन बातों पर चर्चा करेंगे कि जल संसाधन कैसे है। आप बच्चों से यह मेरा प्रश्न होगा, आप में से कई लोगों को यह पता होगा कि जल संसाधन कैसे है। जल से हम सबसे पहले प्यास बुझाते हैं, मानवीय जीवन के लिए अति आवश्यक है। जल कृषि कार्य हेतु आवश्यक है, वहाँ उसका इस्तेमाल सिंचाई के रूप में किया जाता है। जल औद्योगिकीकरण के लिए भी जरूरी है। बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ जल का आवश्यक इस्तेमाल होता है, वो चाहे श्रमिकों के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए या उनके उत्पादों को ठंडा करने के लिए, शीतलीकरण के लिए उनका इस्तेमाल किया जाए, जल का महत्व होता है। और जैसा कि सबसे ऊपर जल का महत्व है कि हमारे ये जल चक्र को संरक्षित करता है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव है। जितने भी तरह के ज्ञात पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सरीसृप, मत्स्य वर्ग न जाने कितने तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सबों के अस्तित्व के लिए इस पृथ्वी पर जल का होना जरूरी है। जैसा कि हम सबको पता है, पूरी दुनिया का लगभग 71% हिस्से में जल ही जल है। वो जल महासागरों के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये ऐसे महासागर हैं, ये जल राशियां हैं जहां दुनिया की लगभग 100% जल संरक्षित हैं। बच्चों, बाद में हम लोग फिर जानेंगे कि जल भी जो हमारे सामने उपस्थित है वह 2 तरह के हैं। एक भूमिगत जल होता है और एक सतही जल होता है। जो पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले जल नदियों में, जलाशयों में, समंदर में, झीलों में पाए जाते हैं, वो सतही जल कहलाते हैं। ठीक उलट कुछ जल बरसात के दौरान पृथ्वी के अंदर दरारों के माध्यम से घुसकर संरक्षित हो जाते हैं, संचयित हो जाते हैं। बाद में हम उनका इस्तेमाल निकाल कर करते हैं भूमिगत जल के रूप में, कुओं के रूप में, नलकूप के रूप में, ट्यूबवेल्स के रूप में उन जल का हम इस्तेमाल करते रहे हैं। तो कह सकते हैं इस तरह से इन कई तथ्यों से हम पता कर लिए, बता दिए कि जल संसाधन है। अब इस जल का हम भारतीय परिदृश्य में अवलोकन करेंगे तो सदियों से इतिहास साक्षी है कि जल के संरक्षण हेतु ईसा पूर्व में भी हमारे यहाँ के प्रसिद्ध राजाओं ने कई कार्यक्रम, कई व्यवस्था किए थे। आपके पुस्तक में अंडर हाइड्रोलिक इंडिया, एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया, कई तथ्य उसमें प्रमाणित करते हैं कि भारत में इतिहास से ही, सदियों से, सहस्त्राब्दी पूर्व राजाओं ने जल संरक्षण, जल की महत्ता को बताते हुए किया था। बाद में हम लोग उसका फिर से विवेचना करेंगे एक एक करके। तो इस तरह से हम लोग इस
इस तरह से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जल सच में संसाधन है। अगर हमारे हिंदुस्तान में, अगर हमारे भारतीय परिवेश में सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है, सफिशिएंट जल है, हम उनका संरक्षण करें, उनको बर्बाद होने से रोकें। नहीं तो आने वाले दिन में जिस चीज के लिए हमें सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ज्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी, वह जल ही होगा। क्योंकि कई चीजों के बिना तो हम रह भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, लेकिन जल हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। जल के बिना तो कुछ घंटे भी जीवन संभव नहीं है। यह सिर्फ हम मानवों के लिए नहीं, अपितु दूसरे पशु पक्षियों के लिए, पौधों के लिए और सभी चराचर जीवों के लिए जल महत्वपूर्ण है। अतः हमें जल संरक्षित करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। बच्चे, हम जब अपनी पुस्तक को खोलते हैं तो सर्वप्रथम देखते हैं कि यहाँ दो बच्चों के बीच में बातचीत है। वो बातचीत का क्रम है, आप पुस्तक देखेंगे तो समझ लेंगे। वहाँ दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक बाढ़ की परिस्थिति है, चारों तरफ बाढ़ आई है, पानी ही पानी चारों तरफ है। उस परिदृश्य में लोग देख रहे हैं कि कितना यह जल जो हमारे लिए जीवन है, जिसके बिना हमारा जीवन मुश्किल है, कल्पनाहीन, नामुमकिन सी लगती है, वही जल अगर हम उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करें, प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर सके, समुचित व्यवस्था नहीं कर सके, तो एक दिन वह हमारा जीवन भी ले सकता है। बच्चों, हम सबको पता है बाढ़ और कुछ नहीं, हमारे जल के से संबंधित अव्यवस्थाओं का परिणाम है। अगर हमें प्रकृति द्वारा दिए गए जल का संपूर्ण संचयन व्यवस्थित करने की व्यवस्था हो, अगर हमारे पास सफिशिएंट वाटर रिजर्वायर्स हो, तो हम आने वाले बाढ़ जैसी विपदा को रोक सकते हैं। बच्चों, आप सबको पता होगा कि बाढ़ की परिस्थिति में जब चारों तरफ जल ही जल होती है, उस समय बस एक चीज की कमी होती है, और वह महत्वपूर्ण चीज होती है पीने वाला जल, पीने लायक जल, जिन्हें हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल उसी की होती है। इसलिए आप बच्चों ने देखा होगा, जब कभी बाढ़ की परिदृश्य होते हैं तो वहाँ रेस्क्यू के नाम पर, राहत के नाम पर सबसे पहली सामग्री जो पहुंचाई जाती है वह पीने वाला जल होता है। क्योंकि बाढ़ की परिस्थितियों में सभी जल प्रदूषित हो जाते हैं। उनके पान करने से, उनके इस्तेमाल करने से कई जल जनित रोग, वाटर बॉर्न डिजीज हो सकते हैं। इसीलिए हमें जल को, तो यह डिस्कशन बताता है, इन दोनों बच्चों के बीच की डिस्कशन यह बताता है कि जल जो हमारे लिए अति उपयोगी है, जो मेरे लिए जीवनदायिनी है, अगर उसका समुचित व्यवस्था नहीं किया जाए तो वही कल को हमारी जीवन ले भी लेती है। इसलिए जल है तो जीवन है, यह सही है, लेकिन अगर जल के संरक्षण में, संचयन में कोई कमी होती है तो वह हमारे लिए काल भी बन जाती है, काल भी बन सकती है। बच्चों, आगे आप ही के पुस्तक में, इसी अध्याय में भारत में या दुनिया भर में उपलब्ध पानी की स्थिति, उपलब्ध जल संसाधन की स्थिति बताया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, आसानी से एक बार मैं फिर से आपको पूरी दुनिया में जल का वितरण बताना चाहता हूं। एक वृत्त चित्र की सहायता से मैं आपको उसे परिभाषित करना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। वह यह है कि अगर पूरी दुनिया में उपस्थित 100% जल है तो इसका 71% यानी 3/4 से थोड़ा कम, अगर ये 3/4 होती है तो 3/4 से थोड़ा कम, यह लगभग 71%, about 71% of the total area is under water, and it is the remaining 29% area which is in the form of land. That is the distribution. यह पूरी दुनिया में जल और स्थल का बंटवारा है। यह जल मंडल है और यह स्थल मंडल है। अब यह जो 100% पूरी दुनिया के भूभाग है, अगर इस जल को हम 100% मान लेते हैं तो इसका फिर से बंटवारा कुछ इस तरह है।
इस कुल का लगभग 97% 97% पानी इस दुनिया में समंदर में, सीज में और ओशियंस में है। जैसा कि बच्चे आप सबको को पता है, यह समंदर के पानी, महासागरों के पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं होते हैं। मैं मानता हूं कि जल चक्र में वाटर साइकिल को कंटिन्यू करने में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इवन देन फिर भी यह सीधे तौर पर हमें पीने के लायक नहीं होते हैं। पीने योग्य बनाने के लिए हमें बहुत खर्च करने की आवश्यकता होती है। तो मैं देख रहा हूं यह वितरण है, जल का वितरण है दुनिया में कि कुल पानी का, कुल उपस्थित पानी का 97% 97% वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशंस एंड सी, समंदर और महासागरों में है, जो अपनी लवणीकरण के कारण, सैलिनिटी के कारण, खारापन के कारण सीधे हमारे इस्तेमाल में नहीं आता है। बचा हुआ 3% से 2% हिस्सा, यह 2% हिस्सा आइस के रूप में, बर्फ के रूप में दुनिया के सभी ऊंचे पर्वतों पर, हिमालय की ऊंची चोटियों पर, यूराल की ऊंची चोटियों पर, रॉकी एंडीज की ऊंची चोटियों पर बर्फ के रूप में जमी है, और वह आर्कटिक और अंटार्कटिका महाद्वीपों में भी फैली हुई है। बचा हुआ केवल 1%, इस 100% पानी का बचा हुआ केवल 1% पानी ही भूमिगत जो जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में उपस्थित है। बच्चों, अब आपको तो यह समझ में आ गया होगा कि वह पानी, वह जल हम जिसका प्रतिदिन जाने अनजाने दुरुपयोग कर देते हैं, वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, और उसकी उपस्थिति कितनी कम है, उसकी उपलब्धता कितनी कम है। बच्चे, आपको जानकर यह अति आश्चर्य होगा कि यह मात्र 1% पानी जो जमीन के भीतर उपलब्ध है, भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है, इज द ओनली पोर्टेबल सोर्स ऑफ वाटर, वह पीने योग्य पानी एकमात्र है। आप समझ सकते हैं, दुनिया की आबादी प्रतिदिन बढ़ रही है, बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और यह भूमिगत जल के स्रोत दिनों दिन सूखते जा रहे हैं। नतीजतन हम कह सकते हैं इस परिस्थिति में जल का संरक्षण अति आवश्यक है। अगर हम आज जल का संरक्षण नहीं करते, उसके लिए कड़े कदम नहीं उठाते हैं, तो आने वाले दिन में जो सबसे ज्यादा कमी हमें महसूस होगी वह जल की होगी। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन मुश्किल है। अतः जैसे ही जल नहीं होगी, जीवन भी उपलब्ध नहीं होगा। बच्चों, और अब हम इस जल के वितरण के बाद जानेंगे कि आज के दिन में जो हमारे पास उपलब्ध जल है वह कितना क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी गुण और परिमाण में कितना उपस्थित है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए आज जो हमारे पास जल संसाधन के रूप में उपलब्ध है, वह चाहे सतही जल हो या भूमिगत जल हो, खास करके सतही जल में मैं देखता हूं कि वह प्रतिदिन प्रदूषित हो रहे हैं। कुछ तो हमारे यहाँ के जल स्रोत जो पेरिनियल रिवर्स के रूप में जानी जाती हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी नदियां, जो हमारे हिंदुस्तान के जल संसाधन के सबसे बड़े स्रोत कहे जाते हैं, आज के दिन में प्रदूषण के स्तर में सबसे ऊपर है। न जाने सैकड़ों बड़े शहर जैसे हरिद्वार, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, गंगा नदी के किनारे, दिल्ली जैसे शहर जमुना नदी के किनारे अवस्थित हैं, और उन शहर के सारे, वो चाहे नगरीय कचरा हो या औद्योगिक कचरा हो, सबके सब बिना संशोधित किए नदियों में, गंगा यमुना जैसी नदियों में सीधे प्रवाहित की जाती है। यह उनके प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। तो बच्चों, आपको पता हो गया कि हमारे हिंदुस्तान में जल के जो भी मुख्य स्रोत हैं, जल संसाधन के जो भी मुख्य स्रोत हैं, उन सबों का स्तर आज बुरी है, वो उनमें प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आज वह पीने के लायक नहीं रह गए हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन
and advancement in Indian agriculture are responsible for that degradation of quality of water. हिंदुस्तान में अगर पानी की क्वालिटी खराब है तो उन सबों के पीछे वो चाहे नगरीकरण हो, शहरीकरण हो, औद्योगिकीकरण हो या उन्नत कृषि के नाम पर तरह तरह के रसायनों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स का प्रयोग, जो जहरीली रसायन होते हैं, अंततः खेतों से होते हुए वर्षा के जल के साथ, सिंचाई के जल के साथ वह नदियों तक, मुख्य जलाशयों तक पहुंच जाते हैं और वह हमारे जल के स्तर को प्रदूषित कर देते हैं, तो वह जल उपयोग के लायक नहीं रह जाता है। अतः बच्चों, हमें जहाँ कहीं भी, जब कभी भी मौका मिले, जल चाहे थोड़ा हो, हम जल संरक्षित करने का प्रयास करें, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए अपने स्तर से, सामाजिक स्तर से प्रयास जरूर करने चाहिए। बच्चों, आपने लेसन 1 में पढ़ा होगा 1992 में रियो डी जेनेरो अर्थ समिट हुआ था। यह ब्राजील देश का एक शहर है जहां दुनिया के 100 से ज्यादा राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर एजेंडा 21 पर साइन किया था। डिक्लेरेशन उन्होंने करी थी। इन 21 एजेंडा 21 में यह भी एक एजेंडा था कि जल को हर कीमत पर संरक्षित करेंगे। हम अपने स्तर पर जहां भी हो, जब कभी हो, जल को प्रदूषित होने से रोकेंगे, बेवजह बहने से रोकेंगे। बच्चों, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, हम दैनिक उपयोग में भी जल को बर्बाद करते हैं, उनका समुचित उपयोग न करके बल्कि दुरुपयोग कर देते हैं। तो यह जल संसाधन आपके सिलेबस में जोड़ा जाने का मतलब ही यही है, आशय ही यही है कि आप बच्चे हमारे भविष्य के नागरिक हैं। अगर आज आप इसकी महत्ता को, इसके संरक्षण के उपायों को जान लेंगे तो कल जब आपको मौका मिलेगा, जब आप भारत के नागरिक बनेंगे, जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, उस समय आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जल को संरक्षित करने के पूरे प्रयास करेंगे। बच्चों, आप सबों ने अपने हिंदुस्तान के एक बड़े ही लोकप्रिय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम सुना होगा। बच्चों, आपको पता है उन्होंने हिंदुस्तान में कई मिसाइल्स बनाए, हमारी रक्षा विभाग को सशक्त करा, मजबूत करा, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, ही हैज रिटन नंबर ऑफ बुक्स, उनमें से कई बुक्स में उन्होंने सजेस्ट की है और आपने भी किसी वर्ग में पढ़ा होगा, उनका विजन 2020 था। उन्होंने एक टाइटल से अपने विजन्स के, अपनी दृष्टि को रखी थी कि हिंदुस्तान का तरक्की 2020 तक कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। उसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि जल से संबंधित 2 समस्याएं हमारे सामने उपस्थित होती हैं। बच्चों, वह अतिवृष्टि से बाढ़ होती है या अनावृष्टि से सुखाड़ होती है, जिनको अकाल भी कहा जाता है। जिस पर वर्षा नहीं होती है, हमारी फसल बिल्कुल मारी जाती है, वह अकाल होता है, खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति आ जाती है। क्योंकि वे हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे, उनके पास बड़ी सोच सी थी, तो उन्होंने हिंदुस्तान में जल से संबंधित 2 जुड़वा दिक्कतों का समाधान उन्होंने इकलौता बताया था। What I mean to say, he has suggested a same solution for the 3 problems related with the water, that is the flood and the drought. वह बाढ़ हो या सुखाड़ हो, उनके लिए उन्होंने लोगों को बताया, कुआं खोदो, कुआं खोदो। उनका कहना था कि बाढ़ से बचने के लिए और सुखाड़ से बचने के लिए हिंदुस्तान के सभी खेतों में जल संरक्षण हेतु कुआं खोदो। बच्चों, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हर खेत में, छोटे छोटे खेत में अगर 10 फुट 20 फुट गहरे कुएं बना दिए जाए छोटे डायमीटर्स के, तो
बरसात की पानी जो भी होगी वह सब पहले कुओं में भरेंगे, बच्चे समझ रहे हैं, तब वह पहले कुओं में भरेंगी। उसके बाद अगर उससे अधिक हुई तब वह खेतों से बहकर नालों में, नदियों में जाएंगी और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करेंगी। बच्चों आप तो समझ रहे हैं, अगर मैं कुआं खोद लिया तो बरसात की सारी पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगी और किसी तरह का कोई बाढ़ की कोई संभावना नहीं होगी। बच्चों एंड एट द सेम टाइम, और वही पानी जो हमने बाढ़ के दौरान, बरसात के दौरान अपने खेत में बने मिट्टी के कुओं में जमा कर रखे हैं, अब वह इस समय में, इस गर्मी के दिनों में सिंचाई के रूप में प्रयुक्त होगी। तब हमारे पास जब बरसात नहीं भी होगी, हमारे पास संरक्षित जल हमारे कुओं में रहेंगे, जिनसे हम अकाल का मुकाबला, सुखाड़ का मुकाबला कर सकते हैं। तो बच्चों अभी आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कुआं खोदो या विजन 2020 बाय एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने सजेस्ट किया टू सॉल्व द 3 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद वाटर, दैट इज द फ्लड एंड द ड्रॉट, कैन बी चेक्ड बाय डिगिंग वेल्स। कुआं खोदो, जितना ज्यादा कुआं खोदा जाएगा हम जल को संरक्षित करेंगे और वह जल हमें बाढ़ से भी बचाएगी, संरक्षित जल बाढ़ से बचाएगी। और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी, जब बरसात नहीं होगी, जल की आवश्यकता सिंचाई के लिए, पीने के लिए होगी, तब उस कुआं का जल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों मैं समझता हूं कि अब हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि जल की गुणवत्ता को सुरक्षित करने के लिए और जल से संबंधित 2 समस्याएं, बाढ़ और सुखाड़ को रोकने का एक और केवल एक उपाय है, कुआं खोदो। बच्चों चूंकि यह कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यह कम पूंजी लगने वाली, सिर्फ मानवीय प्रयास से होने वाली चीज है। नॉन टिकट अदरवाइज हमारे झारखंड सरकार ने भी इसी तरह के कुछ कदम उठाते हुए डोभा खुदवाए हैं। गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर डोभा का निर्माण किया गया, छोटे छोटे तालाब खुदवाए गए हैं। वह सब और कुछ नहीं बल्कि जल संरक्षण के ही उपाय हैं। वह सरकार भी चाहती है, एपीजे अब्दुल कलाम के विजन के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है। और झारखंड में चूंकि पानी की कमी है, खास करके भूमिगत जल का कमी है, या यहाँ सतत प्रवाहित नदियाँ नहीं है, गंगा यमुना जैसी नदियां नहीं है जो सालों हमको पानी दे सकती है, इस परिस्थिति में खास करके झारखंड प्रांत के लिए जल संरक्षण के उपाय यथा कुआं खोदना, डोभा बनाना, तालाब का निर्माण करना अति आवश्यक है। नहीं करिएगा। हाँ बच्चों, अब हम भारतीय जल संसाधन के इतिहास की बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम भारत वालों ने जल को संसाधन के रूप में, हमने तो जल को भगवान के रूप में पूजते आए हैं। आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में वरुण देव, इंद्र देव, ये सब ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा के लिए, जिनकी खुशी के लिए प्रत्येक वर्ष हम लोग कई आयोजन करते हैं। मकसद एक ही होता है ताकि ये जल के देवता खुश हो जाए और हमें जल संसाधन से परिपूर्ण करे। इतिहास साक्षी है कि हमारे हिंदुस्तान में जल के संसाधन, जल को संसाधन के रूप में मानते हुए इसकी को व्यवस्थित करने के लिए कई राजाओं ने ईसा पूर्व में भी काम किए। आपके पुस्तक में यह लिखा है कि ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में बड़े बड़े बांध बनवाई गई, झीलों का निर्माण करवाया गया। उन्होंने लिखा है कि उस जमाने में भी गंगा जैसी नदियां प्रयागराज में, इलाहाबाद में बाढ़ करती थी, लेकिन वो उस बाढ़ का इंतजार करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि बाढ़ के समय में बहुत वर्षा के जल आएंगे और उनको वो चैनलाइज करके ऑलरेडी रखते थे, ताकि वह वर्षा बाढ़ के एक्स्ट्रा जल को कहीं न कहीं इस्तेमाल कर सके। इस तरह से वो अपने क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से भी बचाते थे और बाढ़ के पानी का सदुपयोग भी करते थे। आगे आप ही की पुस्तक में लिखा है कि 11वीं शताब्दी में भोपाल शहर में बड़े बड़े झीलों का निर्माण करवाया गया। हिंदुस्तान में वह ऐसा शहर है जिसे झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और उस जमाने में कर्नाटक के नागार्जुन कोंडा में, आंध्र प्रदेश के किन्नूर में, और उसको में आप बच्चे देख लेंगे, उन जगहों में भी बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे, बांध बनाए गए थे।
उद्देश्य एक ही था, जल को संसाधन के रूप में संरक्षित किया जाए, जहां इसकी दोनों क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव कंजर्वेशन हो, उनकी गुणवत्ता को भी संरक्षित किया जाए और उनकी माप को भी, उनके परिणाम को भी, उनके वॉल्यूम को भी बचाया जा सके। बच्चों, यह हमारे भारतीय कई बार वार्षिक परीक्षा में भी इस पर नोट लिखने आ जाते हैं, भारतीय जल संसाधन के इतिहास पर राइट ए कमेंट ऑन एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडिया। तो उस परिस्थिति में आप ये 4-5 मुद्दों को, इन 4-5 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। झीलों का शहर भोपाल 11वीं शताब्दी में बड़े बड़े झील वहाँ बनाए गए, उद्देश्य जल संरक्षण था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व में भी झीलों का निर्माण करवाया था, बड़े बांध का निर्माण करवाया था। और बच्चों, आपको यह पता होगा कि उस जमाने में वही राजा प्रतापी चक्रवर्ती और महान कहलाता था, जो लोगों के लिए कुएं खुदवाता था, तालाब बनवाता था इत्यादि। यानी जल की महत्ता का उल्लेख किया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में भी। बच्चों, आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल सी गई हैं, प्रतिदिन बदलाव हो रहे हैं। इस आधुनिक युग में जहाँ औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, मशीनीकरण बड़ी तेजी से हो रही है, उस परिस्थिति में बांध तो आज भी बनाए जाते हैं नदियों पर, लेकिन बांध बनाने के उद्देश्य बदल गए हैं। क्योंकि बच्चों, बड़ी नदियों पर बड़े बांध निर्माण में बहुत बड़ी लागत आती है। जैसा कि आपके किसी टीचर ने आपको किसी पिछले क्लास में पढ़ाया होगा कि हिंदुस्तान में ऐसे तो कई बांध बनाए गए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलज नदी पर जो बांध बनाई गई है, जिसका नाम भाखड़ा नांगल बांध है, उसकी ऊंचाई 216 मीटर है और वह एशिया की सबसे ऊंची बांध कहलाती है। बच्चों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उस बांध के निर्माण में ईंट जो लगाए गए हैं उनकी संख्या इतनी है कि अगर वह एक पर एक अरेंज कर दिए जाए तो वह चांद तक की दूरी तय कर लेंगे, वो चांद तक पहुंच जाएंगे। और उस बांध के निर्माण में इतने कंक्रीट लगे हैं। बच्चे, आप समझते हैं कंक्रीट का मतलब सीमेंट, बालू, छर्री और सब जो मटेरियल मिलाए जाते हैं, उसका इतना इस्तेमाल किया गया है कि हिंदुस्तान से लंदन, यानी दिल्ली से लंदन तक बड़ी हाईवे बनाई जा सकती थी। आप समझ सकते हैं बच्चे कि किसी बड़े बांध के निर्माण में, बृहद बांध के निर्माण में कितनी लागत आती है। इसीलिए केवल एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, सिर्फ जल संसाधन को संरक्षित करने हेतु अगर इतने बड़े बांध लगाए जाए तो मैं समझता हूँ आज के ज़माने में यह इकोनॉमिक नहीं होगा, ये देश के लिए लाभकारी नहीं होगा। इसीलिए आज जब हम नए बांध बनाते हैं, पिछले 50 वर्षों में जो भी नई बांध बनाई गई हैं, वहाँ उन बांध का निर्माण सिर्फ एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाती है। इसीलिए आज की जो बांध होते हैं, नदियों पर जो बांध बनाए जाते हैं, उनका नाम ही होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। In English it is called as multi-purpose river valley project। जैसा कि आपको यहाँ नाम से ही पता है कि वैसी बांध, वैसी नदी घाटी परियोजना जिनका निर्माण सिर्फ एक उद्देश्य हेतु नहीं, अपितु कई उद्देश्य, बहुत से उद्देश्यों के पूर्ति हेतु किया जाता है, इसलिए इसका नाम बहुउद्देशीय परियोजना है। बच्चों, मैं आपको आज यहाँ बताना चाहूँगा कि कैसे हम इनके सभी उद्देश्यों को आसानी से याद रख सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में कई बार यह प्रश्न आ जाता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं और इनके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इसलिए नदी घाटी परियोजनाओं के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य। इसको
आपको अच्छी तरह याद करने के लिए, आपको अच्छी तरह समझाने के लिए हम लोगों ने एक निमोनिक्स डेवलप किए हैं। वह होता है फाइनेस्ट। बच्चे आसानी से आप इसको देख सकते हैं। यह फाइनेस्ट है। यह ऑल द पर्पसेस रिलेटेड विद मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, इतनी बड़ी लागत उसमें लगाई जाती है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। आपके समझ के लिए, आपके याद के लिए हम लोगों ने इस तरह का निमोनिक डेवलप किया है। फाइनेस्ट बच्चे ये आसान है याद करना आप लोगों के लिए। FINEST फाइनेस्ट, where F stands for forestation। बच्चों आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो जंगल है, जंगली क्षेत्र है, वह जरूरत से कम है। जंगली क्षेत्र है वह जरूरत से कम है। हमारे किसी भी स्थान में पर्यावरण के संतुलन हेतु उस क्षेत्र के कुल का 33%, 33.3% एरिया मस्ट बी अंडर फॉरेस्टेशन। दुर्भाग्य से बच्चों हिंदुस्तान में यह 20% से भी कम है। अतः जब नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जा रही थी तो हम लोगों ने सर्वप्रथम फॉरेस्टेशन को एक बड़ा उद्देश्य बनाया, जहां नदी घाटी में बांध बनाए जाएंगे, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किए जाएंगे, उनके आसपास में हम जंगल लगाएंगे। और फ्लड कंट्रोल, हियर एक आल्सो स्टैंड्स फॉर फ्लड कंट्रोल। बच्चों आप सबको पता है कि आज़ादी के पूर्व या आज़ादी के बाद तक बहुत सी नदियां हमारे हिंदुस्तान में ऐसी थी जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ करती थी और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान करती थी। एंड देयरफॉर दे वर कॉल्ड सॉरोज ऑफ देयर स्टेट्स। वो अपने अपने राज्यों के शोक कहलाती थी। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, गंडक नदी को भी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। आपने दुनिया में सुना होगा हुआंगहो नदी को चाइना का शोक कहा जाता था। क्यों? आखिर ये शोक क्यों कहलाते थे? क्योंकि ये नदियाँ, खास करके कोसी और दामोदर जैसी नदियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे हिंदुस्तान में बाढ़ करती थी, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान करती थी, लाखों लोग मरते थे, फसलों का नुकसान होता था, जानवर मरते थे। इसीलिए हर साल वह लोगों के लिए सामने दुख लेकर आता था, शोक लेकर आता था, इसीलिए वह शोक कहलाता। तो आज़ादी के बाद जब हम लोगों ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया तो उसमें हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य था किसी तरह से बाढ़ पर नियंत्रण करना। वो नदियाँ जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ कर रही थी, लोगों के सामने शोक के रूप में उपस्थित हो रही थी, उन सबों पर हम लोगों ने बांध बनाए। बांध बनाकर उनके बाढ़ को नियंत्रण में लाया, उस क्षेत्र को बाढ़ मुक्त कराया। और आज तो वही बाढ़, ये जो नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई उन नदियों पर, दामोदर जैसी नदियों पर, कोसी जैसी नदियों पर जो परियोजनाएं बनाई, आज वह कई तरह से लोगों के कई उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है और उस क्षेत्र में पूरी तरह से फ्लड कंट्रोल हो गया, बाढ़ पर नियंत्रण हो गया। Here it also stands for fishing। You know children कि जब बड़े जलाशय होते हैं, जब कृत्रिम जलाशयों का निर्माण होता है तो वहाँ हम मछली पालन भी करते हैं। बच्चों आपको पता होगा आज के ज़माने में मत्स्य पालन एक ऐसा उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है जहाँ लोगों को कम समय में ज़्यादा आर्थिक मुनाफा हो सकता है। अतः सरकार ने भी इन बड़ी नदी घाटियों के पीछे जब बड़े बांध बनाए जाते हैं, बड़ी जलाशय तैयार, कृत्रिम रूप से बड़ी जलाशय तैयार की जाती है, तो उसमें हम मत्स्य पालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं और अपने हिंदुस्तान के आर्थिक समृद्धि में मदद करते हैं। तो बच्चों कितना आसान है यह समझना। Where A stands for forestation, flood control and fishing। तो एक से हम लोगों ने समझ लिया कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रथम उद्देश्य थे जंगली क्षेत्रों का प्रतिशतता बढ़ाना, बांध के चारों तरफ, बांध के आसपास के क्षेत्रों में जंगल लगाना। दूसरा उद्देश्य था बाढ़ कंट्रोल करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, क्योंकि ये नदियाँ बार बार उन क्षेत्रों में बाढ़ कर रही थी, जान माल का भारी पैमाने पर नुकसान कर रही थी, इसलिए हमारा उद्देश्य बाढ़ों पर नियंत्रण करना था। जो नदियाँ शोक कहलाती थी उनको वरदान के रूप में परिवर्तित करना था।
तीसरी उद्देश्य मत्स्य पालन था, क्योंकि जलाशय का कृत्रिम जलाशय का नाम, जैसे ही हम किसी जगह में एक बांध का निर्माण करते हैं, बांध बनते ही उसके पीछे बड़े पैमाने पर वाटर स्टोर होना शुरू हो जाता है, पानी बढ़ जाती है, आर्टिफिशियली ये एक बड़ा झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है, सामने आता है, उस पर हम बड़े पैमाने पर मछली पालन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें यह एक रोजगार भी मुहैया कराता है। इसमें मनिक्स में दूसरा टर्म है आई। हम बच्चों कैसे याद दिला दूं, हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इनके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या होने चाहिए। सेकेंड है आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इरिगेशन। बच्चों, जहाँ बांध बनाई जाती है तो वहाँ उन क्षेत्रों में चूंकि जल की पर्याप्त उपलब्धता हो जाती है, जल से बनाई गई बिजली भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, सस्ते कीमतों में उपलब्ध होने लगती है, अतः उस जगह में औद्योगिकीकरण बड़ी तेजी से फैलती है। उन जगहों में हम उद्योग लगा सकते हैं, कल कारखाने स्थापित कर सकते हैं। तो यह भी एक हमारा उद्देश्य था। और जैसा कि जानते हैं हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। बच्चों, यहाँ कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है सिंचाई के रूप, और जैसा कि पता है हिंदुस्तान में जल का अंतिम स्रोत मानसून है, और वह मानसून हिंदुस्तान में कभी समय से नहीं आती है। इट इज नोन फॉर इट्स इरेटिक नेचर, यह अनसर्टेन होती है, कई बार समय से पहले आ जाती है, कई बार समय से बाद आती है, और दोनों परिस्थितियों में हमारे फसलों को नुकसान कर देती है। उस परिस्थिति में अगर ये नदी घाटी परियोजनाएं हमें मदद करती है, हम बड़े पैमाने पर जल को संरक्षित करते हैं, तो यहाँ से हम नहरों को निकालकर, कई दूसरी धाराओं को, जल धाराओं को निकालकर चारों तरफ हम सिंचाई का पर्याप्त व्यवस्था कर सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे इसी अध्याय में हिंदुस्तान की सभी बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में कितने लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जाती है। तो हमारे हिंदुस्तान में किसानों के समक्ष एक बड़ी समस्या होती है सिंचाई की, तो यह बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं हमें इस उद्देश्य की भी पूर्ति करते हैं, क्योंकि यहाँ जल भंडार होता है, बड़े जलाशय के रूप में कृत्रिम झील का निर्माण होता है, जहाँ से हम कई दिशाओं में नहरें निकालकर उनको सिंचाई के रूप में पानी दे सकते हैं। थर्ड इज अंडर दिस निमोनिक थर्ड टर्म इज नेविगेशन। बच्चों, आप सबको पता है नेविगेशन मतलब नौकायन। हमारे हिंदुस्तान में यातायात के कई साधन हैं। बच्चों, आप सबको पता है जल यातायात दुनिया का सबसे प्राचीनतम संसाधन यातायात के साधन है। मानव जब सबसे पहले सभ्य मानव के रूप में विकसित हुआ तो उन्होंने सबसे पहले नौका ही बनाया जो जल में चलाया जाता था, और आज तक सभी यातायात के साधनों में जल यातायात, जलीय यातायात सबसे सस्ता होता है। बताएं बच्चों, यह सस्ता क्यों होता है? क्योंकि इसे न सड़क बनाने की जरूरत पड़ती है, न इसके लिए पटरियां लगाने की जरूरत, रेल की पटरियां लगाने की जरूरत पड़ती है। यह जहां जल में उतारो वहीं से चलना शुरू कर देते हैं। And therefore, period is considered as the cheapest mode of transportation around the world. इसीलिए दुनिया भर में आज भी यातायात के सबसे सस्ते साधन के रूप में जलीय यातायात को माना जाता है। बच्चों, तो हम देखते हैं कि जब हम किसी नदी पर बड़ी परियोजना बनाते हैं, बड़े बांध बनाते हैं, तो उसके पीछे जो पानी जमा होता है उनमें अब आसानी से नेविगेशन की जा सकती है। We can sail our ships and boats. हम उसमें अपने शिप चला सकते हैं, अपने नाव चला सकते हैं, and it helps in earning revenue. और इस तरह से हम कुछ कमा भी सकते हैं, हमारे देश को राजस्व मिलता है, हम बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट, E stands for electricity generation. Actually, it is hydroelectricity generation. Hydroelectricity generation. Here, E stands for electricity generation. Actually, it is
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन वो ऐसा कि जब हम एक बांध बनाते हैं, ऊंची बांध बनाते हैं, तो कुछ दिन के बाद जो पीछे का जल होता है जमा होते होते एक समय के बाद इस बांध से नीचे की ओर गिरने लगता है, जहां हम बड़े बड़े टरबाइन सेट करते हैं, एंड दैट टरबाइन, दैट फॉलिंग वाटर रोटेट्स द टरबाइन एंड अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह से हम बिजली पैदा कर लेते हैं। आज के दिन में आप बच्चे जानते हैं कि बिजली तो कई तरह से उत्पन्न किए जाते हैं, वह तापीय विद्युत हो या जलीय विद्युत हो, लेकिन जब हम मुकाबला करते हैं, जब हम दोनों की तुलना करते हैं, तो देखते हैं ये जलीय विद्युत है, जल जनित विद्युत है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वह तापीय विद्युत से जो कोयला जलाकर बिजली पैदा की जाती है उसके मुकाबले सस्ते होते हैं, क्योंकि इसमें लागत कम लगती है। एक बार हमें सिर्फ बांध बनाने में पैसे लगाने की जरूरत पड़ती है, बाद में नदियों में पानी स्वयं ऊपर से गिरती रहती है और टरबाइन को रोटेट करती जाती है और हम बिजली पैदा करते हैं। और जैसा कि बच्चों आपको पता है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आज के जमाने में रिन्यूएबल रिसोर्स होती है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट कैन बी रिक्रिएटेड, दैट कैन बी रीयूज्ड। इनको हम बार बार निर्माण कर सकते हैं, इनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारे वातावरण को भी किसी भी तरह से प्रदूषित नहीं करते हैं, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए आज के दिनों में यह जलीय विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बड़ी लोकप्रिय हो रहा है, चूंकि यह प्रदूषण रहित होता है। Now the next one under this is SOIL. S stands for soil conservation. Soil conservation. Soil conservation. तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम जब मिट्टी को संसाधन के रूप में देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर ही बहुत फर्टाइल होती है, जो मिट्टी कहलाती है, उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, जो कई तरह के ऑर्गेनिक मैटर से इन्रिच्ड होते हैं, उनमें उर्वरता बढ़ाने की क्षमता होती है, वही पार सिर्फ उर्वरक होते हैं। लेकिन प्रायः बाढ़ के दौरान बड़े पैमाने पर हमारे मिट्टी का ऊपरी सतह, जो सबसे उर्वर मिट्टी होती है, बहकर चली जाती है और हमारे सामने इनफर्टाइल जमीन, अनउर्वर जमीन ही सिर्फ बच जाती है। उस परिस्थिति में अगर हम बड़ी नदियों पर बांध बनाते हैं, बड़े बड़े बांध का निर्माण करते हैं, तो बाढ़ तो क्या ही है, साथ ही साथ हम मिट्टी का भी बचाव करते हैं, खास करके उपजाऊ मिट्टी को अपर्दन से रोकते हैं, कटने से बचा लेते हैं, बहने से बचा लेते हैं। तो बांध का यह एक उद्देश्य है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, कृषि कार्य के लिए उपजाऊ मिट्टी का होना अति आवश्यक है, और वह प्राय बाढ़ के द्वारा कट जाती है, अपरदित हो जाती है, बह जाती है। तो यह बांध जो हम बनाते हैं नदियों पर, उनसे हम मिट्टी का भी संरक्षण कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। और इसमें मोनिक्स में आखिरी टर्म है टी स्टैंड्स फॉर टूरिज्म। टी स्टैंड्स फॉर टूरिज्म। एक्चुअली दैट ब्यूटीफुल साइट वह जगह है जहाँ जंगल लगाए जाएं, जहाँ ऊंचे बांध बनाए जाएं, जहाँ बिजली पैदा की जाती है, जहाँ से नहरें निकाली जा सकती है, जहाँ बोटिंग किए जा सकते हैं। क्या वह जगह टूरिस्ट स्पॉट से कम होता है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि people are also earning a lot of money by developing multi-purpose river projects as center of tourism. आज के दिन में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के सभी बड़ी बांध, नदी घाटी परियोजनाएं यथा भाखड़ा प्रोजेक्ट, हीराकुद प्रोजेक्ट, सोनभद्र प्रोजेक्ट, डीवीसी प्रोजेक्ट, they all are the nothing but the site of tourism. वहाँ सारे लोग, हिंदुस्तान भर से लोग, दुनिया भर से लोग उस जगह को देखने आते हैं, और इस तरह से वहाँ के लोग इस टूरिज्म के नाम पर, इस पर्यटन के नाम पर कुछ रुपया कमा लेते हैं। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने देखा कि ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं और उन नदी घाटी परियोजनाओं के पीछे के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। आपके समझ के लिए, आपके आसानी के लिए हम लोगों ने एक निमोनिक डेवलप करी है, और उस निमोनिक को आप देख लेंगे, आसानी से अपने कॉपी में लिख लेंगे, और इसकी मदद से इसके उद्देश्यों को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ प्रिय बच्चों, तो आज हम लोगों ने भारत के जल संसाधन से संबंधित जो जो चीज पढ़ी,
उन सबों को फिर से एक बार हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं, उससे संबंधित उस पर आधारित कुछ प्रश्नों का निर्माण करेंगे और आप कैसे उत्तर लिखेंगे उसके लिए हम थोड़े संकेत भी आपको दे देंगे। तो सर्वप्रथम आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि जल संसाधन कैसे है, जल जो जीवनदायिनी है कैसे हमारे जीवन ली भी लेती है, जीवन ले भी सकती है। हम लोगों ने आज यह भी पढ़ा कि इस पूरी दुनिया में जल का वितरण कैसा है। हिंदुस्तान में इतिहास से जल के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। आज अगर हमारे हिंदुस्तान में जल की गुणवत्ता खराब है, वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उसके लिए कौन कौन से कारण हैं। हम लोगों ने जल संरक्षण के लिए क्या कुछ उपाय किए हैं, जैसे नदी घाटी परियोजनाओं की बात अभी हम कर रहे थे, किन किन उद्देश्यों के साथ इनका निर्माण हुआ है, तो यह सब चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक हुई, अब हम प्रश्नोत्तर पर आते हैं। आज की पढ़ी हुई सामग्री से संबंधित कुछ प्रश्न का हम निर्माण करेंगे, हम आपको प्रश्न देंगे, हम संकेत भी दे देंगे आपको उत्तर कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले प्रश्न हमारे सामने आएगा कि जल संसाधन है कैसे, जल संसाधन है कैसे वर्णन करें। तो आपको लिखना होगा जल संसाधन, चूंकि जल हमारे निम्नलिखित कामों के लिए इस्तेमाल में आता है, जैसे इसका सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, घरेलू कार्यों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, औद्योगिकीकरण में इसका इस्तेमाल करते हैं, निर्माण कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है, कई जलीय जीवन को गृह प्रदान करता है, घर प्रदान करता है, प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, अतः कह सकते हैं कि जल संसाधन है। लिख देंगे बच्चों। दूसरी प्रश्न जो हमारे सामने आएगी वह होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 यह होगा कि पृथ्वी पर जल का वितरण पर प्रकाश डालें। पृथ्वी पर जल संसाधन, पृथ्वी पर जल संसाधन के वितरण पर प्रकाश डालें, के वितरण पर प्रकाश डालें। तो बच्चों यहाँ हम लोग वही एक, जैसा कि हम लोगों ने एक पाई चार्ट बनाई थी, उसमें दिखाया था कि अगर दुनिया में 75% वाटर है, तो अगर उसको हम 100% मान लेते हैं, तो पूरी दुनिया में वह कैसे कैसे बटा है, उसका कितना हिस्सा समुद्र के अंदर है, कितना हिस्सा बर्फ के रूप में स्थित है, कितना हिस्सा जमीन में भूमिगत जल के रूप में स्थित है। इन सबों को इसमें लिख देना है। पृथ्वी पर जल संसाधन के वितरण पर प्रकाश डालें। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न होगा, भारत में जल संचयन, जल संसाधन संचयन का विवरण प्रस्तुत करें। तो इसमें बच्चों आपको लिखना होगा, अभी हम लोगों ने जो बात की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में भी कई झीलों का, बड़े बांधों का निर्माण किया गया था। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे नागार्जुन कोंडा, कैमूर और महाराष्ट्र वगैरह का भी वर्णन आया, वहाँ क्या क्या किया गया था। भोपाल में 11वीं शताब्दी में झीलों का निर्माण कराया गया था। उस जमाने के सभी राजा अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए बांधों का निर्माण कराते थे, जलाशय खुदवाते थे, कुएं खुदवाते थे, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से आप पुस्तक की भी मदद ले सकते हैं और भारत में जल संसाधन के संचय का इतिहास प्रस्तुत कर सकते हैं। के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करें, के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करें, इतिहास का विवरण प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न बच्चों हो सकता है, भारतीय जल संसाधन धन के
प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। तो बच्चों आपको पता ही होगा, अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि किन किन कारणों से हमारे हिंदुस्तान के जल संसाधन, मुख्य जल स्रोत यथा नदियां, झील, तालाब कैसे प्रदूषित हो रहे हैं। उत्तर के रूप में आप लिख सकते हैं उद्योगों के कचरे बिना प्रेस्क्रिप्ट किए हुए सीधे नदियों में डाली जाती है। कई लौ आधारित उद्योगों में जहाँ के उत्पाद बड़े गर्म होते हैं, उनको ठंडा करने के लिए जिन पानी का इस्तेमाल किया जाता है वह पानी गर्म होकर फिर से नदियों में चले जाते हैं, जिससे वह गर्म पानी होते हैं, वह जलीय परितंत्र को डिस्टर्ब करते हैं। जल का एग्रीकल्चरल अफ्लुएंस से भी हम खेती से संबंधित, खेती के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट जिनको कहते हैं, उनको भी हम अगर नदियों में लगातार डालते जाता है तो उससे भी प्रदूषित होती है। खेतों में आज के ज़माने में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई तरह के रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। वो सब भी अंततः बहकर नदियों में, तालाबों में, झीलों में चले जाते हैं, जहाँ से वो हमारे जल के गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, उसको प्रदूषित करते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर में हम लोग यह लिख सकते हैं कि भारतीय जल संसाधन के प्रदूषण के यही कारण हैं। और प्रश्न आखिरी जो आपके सामने होगा इससे संबंधित वह होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं, क्या है, उनके उद्देश्यों का वर्णन करें, उनके उद्देश्यों का वर्णन करें। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, उनके उद्देश्यों का वर्णन करें। तो बच्चों अभी हम लोग लिखेंगे वैसी नदी घाटी परियोजना जिनका निर्माण सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है तो कई उद्देश्यों की पूर्ति साथ साथ पूर्ति की हेतु किया गया है, वैसी नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। उनके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में अभी हम लोगों ने नेमोनिक्स लिखा था, 5 में लिखा था। वेयर एक्स स्टैंड्स फॉर फॉरेस्टेशन, फ्लड कंट्रोल, फिशिंग, आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इरिगेशन, एन फॉर नेविगेशन, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एस फॉर सॉइल कंजर्वेशन एंड टी फॉर टूरिज्म। तो इन पे हम लोग उन सभी प्रोजेक्ट, उनके पर्पसेस के बारे में लिख सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से बच्चों आज का यह अध्याय का इतना हिस्सा हम लोग पढ़ लिया। अब आपकी कार्य बच गए हैं, ये जितने भी प्रश्न आपको यहाँ दिए गए हैं उन सबों का उत्तर मैंने संकेत भी दे दिया है। उत्तर अच्छी तरह से साफ साफ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ताकि कोई भी शिक्षक जिनको आप उसको प्रदर्शित कर सकें वो आसानी से उनको देख लें, समझ लें और संबंधित प्रश्न, पढ़ी हुई पाठ्य से संबंधित जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे उनके लिए हम शिक्षकों के व्हाट्सएप नंबर आपका अवेलेबल करवाए जाएंगे, आप उस पर अपना इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बाहर नहीं निकलें क्योंकि आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं। यह आपका कर्तव्य है कि कोरोना से युद्ध में हम सब लोग अपना योगदान घर में रहकर दें। आज के लिए इतना है। थैंक यू।